नेक्स्ट हेडिंग डालिए अफ्रीका का उपनिवेशीकरण। अफ्रीका का उपनिवेशीकरण। लिखिए साम्राज्यवाद के इतिहास में अफ्रीका का विभाजन जिस तीव्रता से हुआ, साम्राज्यवाद के इतिहास में अफ्रीका का विभाजन जिस तीव्रता से हुआ उसका उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसका उदाहरण अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। विश्व इतिहास में अफ्रीका का विभाजन, विश्व इतिहास में अफ्रीका का विभाजन एक असाधारण घटना के रूप में, विश्व इतिहास में अफ्रीका का विभाजन एक असाधारण घटना के रूप में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है कि जो अफ्रीका यूरोपीय महाद्वीप के सबसे नज़दीक था, कि जो अफ्रीका यूरोपीय महाद्वीप के सबसे नज़दीक था, यूरोपीय महाद्वीप के सबसे नज़दीक था, पिछले 4 वर्षों से औपनिवेशीकरण से बचा रहा। देखो सबसे नज़दीक होते हुए भी उपनिवेश का हिस्सा नहीं बना। पिछले 400 वर्षों से औपनिवेशीकरण से बचा रहा था। यूरोपीय शक्तियों ने इस लंबे काल में अफ्रीका के मात्र तटवर्ती क्षेत्रों तक, इस लंबे काल में अफ्रीका के मात्र तटवर्ती क्षेत्रों तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। परंतु नव उपनिवेशवाद के प्रभाव में महज 24 वर्षों में संपूर्ण अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हो गया। परंतु नव उपनिवेशवाद में महज 24 वर्षों में संपूर्ण अफ्रीका का उपनिवेशीकरण हो गया। बात समझ में आई? एक ये अचानक घटना क्यों थी? क्योंकि 400 वर्षों तक तो बिल्कुल तटीय क्षेत्रों में थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं अफ्रीका में थे, तटीय क्षेत्रों में इनका प्रभाव था बस। लेकिन अचानक नव उपनिवेशवाद की जब धारणा निकल के आई तो ये पूरा इंटर कर गए। अब कैसे हुआ विभाजन, कैसे किया बंडर बांट, इसकी पूरी घटना लिखते हैं। लिखिए अफ्रीका में उपनिवेशवाद का सबसे तीव्र प्रसार, अफ्रीका में उपनिवेशवाद का सबसे तीव्र प्रसार 1884 से 1900 एडी के मध्य हुआ। अफ्रीका में उपनिवेशवाद का सबसे तीव्र प्रसार 1884 से 1900 एडी के मध्य हुआ। क्या हुआ? एक पर्सन था, जर्मनी का चांसलर था जिसका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने यूरोप से ध्यान विभाजित करने के लिए एक बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाई, और बर्लिन में कॉन्फ्रेंस में ये उद्देश्य रखा गया कि हम अफ्रीका को ऐसे ऐसे करके बांटेंगे, ठीक है, जिसमें 7 देशों ने हिस्सा लिया और पूरी पॉलिसी बनाई गई कि किस तरीके से हमको इसको
अफ्रीका को कैप्चर करना है, किस एरिया पे कौन जाएगा, बाकायदा पूरी नीति बनाई गई। जैसे इनके नेक्स्ट, वस्तुतः 1884 से 85 में, वस्तुतः 1884 से 85 में आयोजित बर्लिन कांग्रेस ने अफ्रीका के विभाजन की तीव्र करने में, अफ्रीका के विभाजन को तीव्र करने में बर्लिन कांग्रेस ने अफ्रीका के विभाजन को तीव्र करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस कांग्रेस में जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने यूरोपीय शक्तियों का ध्यान यूरोप से हटाने के लिए, यूरोपीय शक्तियों का ध्यान यूरोप से हटाने के लिए अफ्रीका के विभाजन का प्रस्ताव रखा। इस कांग्रेस में यूरोप की 7 शक्तियों ने हिस्सा लिया। इस कांग्रेस ने यूरोप की 7 शक्तियों ने हिस्सा लिया। इस कांग्रेस में यूरोप की 7 शक्तियों ने हिस्सा लिया। किंतु अफ्रीका क्षेत्र के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया। अब जिस बकरे को काटना है उसे बुला के थोड़ा ना पूछेंगे हैं कि काटे कि ना काटे। किंतु अफ्रीका क्षेत्र के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया। बर्लिन कांग्रेस के प्रस्ताव से प्रेरित होकर सभी यूरोपीय देश अफ्रीका पर कब्जा करने निकल पड़े। सभी यूरोपीय देश अफ्रीका पर कब्जा करने निकल पड़े। प्रथम विश्व युद्ध तक इथोपिया तथा लाइबेरिया को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका का औपनिवेशीकरण हो चुका था। संपूर्ण अफ्रीका का औपनिवेशीकरण हो चुका था। संपूर्ण अफ्रीका का औपनिवेशीकरण हो चुका था। इस विभाजन में ब्रिटेन ने 1882 के इस विभाजन में ब्रिटेन ने 1882 में मिस्र पर कब्जा किया। ब्रिटेन ने 1882 में मिस्र पर कब्जा किया और साथ ही सूडान, युगांडा, केन्या आदि क्षेत्रों पर कब्जा किया। साथ ही
सूडान, युगांडा, केन्या आदि क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। सूडान, युगांडा, केन्या आदि क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। बेल्जियम के वाणिज्यवादी नरेश, बेल्जियम के वाणिज्यवादी नरेश लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो के व्यावसायिक संभावनाओं को पहचाना, कांगो की व्यावसायिक संभावनाओं को पहचाना, कांगो की व्यावसायिक संभावनाओं को पहचाना तथा कांगो की व्यावसायिक संभावनाओं को पहचाना तथा इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन, इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन, इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन संस्था के बैनर तले, संस्था के बैनर तले कांगो पर कब्जा कर लिया, कांगो पर कब्जा कर लिया। कांगो पर कब्जा कर लिया। इटली ने इरिट्रिया तथा सोमालीलैंड के क्षेत्र पर कब्जा किया। इरिट्रिया तथा सोमालीलैंड, सोमालीलैंड, इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। इरिट्रिया तथा सोमालीलैंड, सोमालीलैंड पर कब्जा किया। कभी अफ्रीका के मानचित्र को तो देखा नहीं होगा आप लोगों ने, है ना? पढ़ रहे हो अफ्रीका तो कहाँ समझ में आएगा। देश राजधानी बचपन में याद कराई गई हैं, कभी मैप में तो पढ़ाया नहीं गया। ऐसे स्कूलों में आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझो कितने पिछड़े हुए इलाके से आते हैं आप। क्यों जुबैर जी? सही बात है ना। अफ्रीका के मानचित्र को देखा गया है, बस देखा गया है कि ये मानचित्र होता है, लोकेशन देखी गई हैं। चलो, इटली पर किसने कब्जा? इटली ने किया, इरिट्रिया और सोमालीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पर कब्जा किया तथा जर्मनी ने टोगोलैंड, कैमरून, नमीबिया, टोगोलैंड, कैमरून, नामीबिया तथा तंजानिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नामीबिया तथा तंजानिया पर कब्जा कर लिया। प्रारंभ में अफ्रीका के विभाजन हेतु सभी यूरोपीय शक्तियों ने सर्वसम्मति से काम किया कि भाई इस क्षेत्र में हम कब्जा करेंगे, इस क्षेत्र में तुम करना, हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, तुम वहाँ पे मत बोलना। प्रारंभ में अफ्रीका के विभाजन हेतु सभी यूरोपीय शक्तियों ने सर्वसम्मति से काम किया, परंतु कालांतर में अब क्या होगा? अब सबने कब्जा कर लिया, अब अभी और दिल भरा नहीं, है ना? तो दिल भरा नहीं तो फिर क्या होगा? फिर आपस में लड़ना शुरू, अब आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे। अब बोलेंगे पुरानी वाली नीति साइड पे रखते हैं, अब हम नई नीति के साथ आते हैं। जो वहाँ हुआ उसका काम हो चुका है, अब नई पॉलिसी, अब एक दूसरे से कब्जा। डचों का, फ्रांसीसियों का, डच फ्रांसीसी ब्रिटेन के साथ, है ना, बोअर युद्ध वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, कालांतर में एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप, कालांतर में एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप तथा कब्जे की नीति ने
तथा कब्जे की नीति ने इस क्षेत्र को भी औपनिवेशिक साम्राज्य के झगड़े में उलझा दिया। इस क्षेत्र को भी औपनिवेशिक साम्राज्य के झगड़े में उलझा दिया। इस क्षेत्र को भी औपनिवेशिक साम्राज्य के झगड़े में उलझा दिया। अफ्रीका के विभाजन के दौरान कुछ उल्लेखनीय संघर्ष भी हुए। अफ्रीका के विभाजन के दौरान कुछ उल्लेखनीय संघर्ष भी हुए। अब दो संघर्ष हैं जो कि हम समझेंगे। पहले तो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संघर्ष हुआ दक्षिणी अफ्रीका को लेकर के कि दक्षिणी अफ्रीका मुझे चाहिए, वो कह रहा मुझे चाहिए। इसमें दो लोग थे। पहले थे बोअर किसान। बोअर किसान, इसे बोअर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये डच लोग थे, किसान डच। दूसरी तरफ थे ब्रिटिश, ठीक। और दूसरा हुआ सूडान के लिए, इसमें थे फ्रांसीसी, दूसरी तरफ थे ब्रिटिश। तो पहले इन दोनों झगड़ों को देखते हैं कि इन्होंने कैसे झगड़ा किया और किसकी विजय हुई। किसकी विजय हो सकती है ना, जिनका सूरज अस्त नहीं होता। तो लिखिए इसमें, डचों तथा फ्रांसीसियों से इंग्लैंड का संघर्ष। हेडिंग डालिए, डचों तथा फ्रांसीसियों से इंग्लैंड का संघर्ष। सबसे पहले लिखिए बोअर युद्ध। बोअर युद्ध यानी पहला वाला सिनेरियो, बोअर किसान और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटिश, हाँ, डचों तथा फ्रांसीसियों से इंग्लैंड का संघर्ष। पहली हेडिंग डालिए बोअर युद्ध। बोअर युद्ध, बोअर युद्ध, बोअर युद्ध, बोअर युद्ध, बोअर युद्ध। लिखिए, ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका में शीघ्रता से, ब्रिटेन ने दक्षिणी अफ्रीका में शीघ्रता से अपने पैर जमा लिए। ब्रिटेन ने दक्षिणी अफ्रीका में शीघ्रता से अपने पैर जमा लिए। ब्रिटेन को दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने के लिए ब्रिटेन को दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, जिनमें से बोअर किसान प्रमुख हैं। जिनमें से बोअर किसान प्रमुख हैं। बोअर किसान प्रमुख हैं। बोअर किसान प्रमुख थे। डच पहले से ही आके तट वाले क्षेत्र में बस गए थे, है ना। और पता चला कि दक्षिण अफ्रीका में क्या निकल आया, सोना, सोने की खानें, हीरे की खानें वहाँ पर मिल गई, जिसके कारण से अब ब्रिटेन वालों को रहा नहीं जाता। तो जब पहुँचे तो डच लोग पहले से उपस्थित थे, तो फिर उनसे युद्ध हुआ, जिसको बोअर युद्ध के नाम से जानते हैं। लिखिए, बोअर लोग भी वस्तुतः श्वेत नस्ल के ही डच किसान थे। बोअर लोग लोअर लिखते हैं ना, वैसे ही बोअर लोग भी वस्तुतः श्वेत नस्ल के ही डच किसान थे।
जो कि ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने। बोअर लोग भी श्वेत नस्ल के डच किसान थे जो ब्रिटेन के दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने, जो कि ब्रिटेन के दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने से पहले मजबूती से बस गए थे, मजबूती से बस गए थे, मजबूती से बस गए थे। बोअर केप कॉलोनी में रहते थे। क्या हुआ? बोअर केप कॉलोनी में रहते थे। बोअर केप कॉलोनी में रहते थे, परंतु ब्रिटिशों ने उस पर कब्जा किया। ब्रिटिशों ने उस पर कब्जा किया तो बोअर केप कॉलोनी छोड़कर उत्तर चले गए। तो बोअर केप कॉलोनी छोड़कर उत्तर की ओर चले गए, उत्तर की ओर चले गए। दक्षिणी अफ्रीका कहाँ है पता है ना? यहाँ पे है। कहाँ पे? ये है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला हिस्सा ये है साउथ अफ्रीका। यहीं पे है केप कॉलोनी। केप कॉलोनी से यहाँ वाले हिस्से पर जब युद्ध हुआ तटीय क्षेत्र पर, तो बोअर ऊपर चले गए। ऊपर ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, ट्रांसवाल, नटाल। गांधी जी भी इसी क्षेत्र में बहुत काम करके आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिखिए। इसी में बोअर छोड़कर उत्तर चले गए। वहाँ उन्होंने ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट नामक दो प्रजातंत्रों को कायम किया, नामक दो प्रजातंत्रों को कायम किया। दो प्रजातंत्रों को कायम किया। तो पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश इनको कहाँ से भगाया? केप कॉलोनी से। केप कॉलोनी से ऊपर आकर के कहाँ पहुँच गए? ये ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट। लेकिन क्या हो गया? एक गड़बड़ हो गई। ट्रांसवाल में सोने की खदान निकल आई। अब अंग्रेजों को लगा कि ये खदान हमारी होनी चाहिए, तो फिर पहुँच गए। बोले कि कहाँ? बोले हम यहाँ तो बहुत समय से रह रहे हैं, हमने प्रजातंत्र विकसित किए हैं यहाँ पे। बोले अब यहाँ से भी चलिए। ठीक है, नेक्स्ट। कालांतर में ट्रांसवाल में सोने की सबसे बड़ी खदान का पता लगने के उपरांत, कालांतर में ट्रांसवाल में सोने की सबसे बड़ी खदान का पता लगने के उपरांत, सोने की सबसे बड़ी खदान का पता लगने के उपरांत अंग्रेजों ने यहाँ हस्तक्षेप प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने यहाँ हस्तक्षेप प्रारंभ किया तथा बड़ी संख्या में ब्रिटिश इसी क्षेत्र में बस गए, तथा बड़ी संख्या में ब्रिटिश इसी क्षेत्र में बस गए, तथा बड़ी संख्या में ब्रिटिश इसी क्षेत्र में बस गए। 9 आगंतुक ब्रिटिशों ने आगे मांग की 9 आगंतुक ब्रिटिशों ने, आगंतुक मतलब मेहमान, 9 आगंतुक ब्रिटिशों ने आगे मांग की उन्हें भी बोअर सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए, उन्हें भी बोअर सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए, उन्हें भी बोअर सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए। बोअरों ने इसका विरोध किया। बोअरों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश खदान मालिक
क्योंकि ब्रिटिश खदान मालिक इसका इस्तेमाल सत्ता हथियाने के लिए करेंगे। ब्रिटिश खदान मालिक अपने संसाधनों का इस्तेमाल सत्ता हथियाने के लिए करेंगे। सत्ता हथियाने के लिए करेंगे। इस मुद्दे पर आपने उसमें देखा है ना, एक बंदा पहले मेहनत करता, जब ट्रेन छूट रही होती है तो एक बंदा खूब मेहनत करता किस तरह से चढ़ जाऊं ट्रेन में, तो आप क्या करते हो, हाथ पकड़ के उसे कहते हो आ जाओ अंदर। जब अंदर आ जाता है तो वही बंदा पहले थोड़ी देर तो खड़ा रहता है, इसके बाद कहता है मुझे भी बैठना है, तो आप उसे कहते हो कि भैया थोड़ी देर खड़े हो, फिर बताना ज्ञान शुरू करता है कि ज़्यादा बैठ के जाना था तो रिजर्वेशन करवा लिए होते, ये तो जनरल बोगी है, सबकी होती है, आप कैसे ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे सबको जगह पूरा अधिकार, फिर अधिकार मौलिक अधिकार शुरू करता है, उसके लिए युद्ध शुरू हो जाता है आप और उसके बीच में। कुछ ऐसा ही देखने को अफ्रीका में मिला, बोरों और अंग्रेज़ों के बीच में। पहले पहुँचने के बाद बोले सरकार का हिस्सा हम भी बनेंगे, और उसको लेकर के सिर्फ छोटा सा मुद्दा, इसको लेकर के चालू हो गया संघर्ष। बोर पराजित हुए और पराजित होने के बाद सीधा ठीक है ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया ट्रांसवाल, ये सारा क्षेत्र। नेक्स्ट आगे लिखिए इसी में, इस मुद्दे पर ब्रिटिशों तथा बोरों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस मुद्दे पर ब्रिटिशर्स तथा बोरों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष प्रारंभ हुआ 1899 से 1901 तक चले इस संघर्ष में। 1899 से 1901 तक चले इस संघर्ष में ब्रिटिशों की विजय हुई तथा दो प्रजातंत्रों को ब्रिटिश उपनिवेश में समाहित कर लिया गया। दो प्रजातंत्रों को ब्रिटिश उपनिवेश में समाहित कर लिया गया। तो यह था पहला बोअर युद्ध। दूसरा ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष। दूसरा लिखे ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष। यह कहाँ के लिए था? सूडान के लिए था, मध्य सूडान को लेकर यह संघर्ष था। ठीक है, तो लिखिए इसमें अफ्रीका के औपनिवेशीकरण में फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। अफ्रीका के औपनिवेशीकरण में फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों के मध्य सूडान को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ। दोनों के मध्य सूडान को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ। संघर्ष आरंभ हुआ। पूर्वी सूडान जो कि पहले मिस्र का हिस्सा था, पूर्वी सूडान जो कि पहले मिस्र का हिस्सा था, एक बार आप लोगों का काम क्या है, अफ्रीका के मानचित्र को होमवर्क में दे रहा हूं मैं। अफ्रीका के मानचित्र में जितने नाम मैंने लिखवाए इन सभी नामों को देखना है। एटलस है सबके पास, है ना, जा कर के एक बार देखना। मैं तो ये कहूँगा कि पूरे अफ्रीका को देखना, जितने अफ्रीका के देश और राजधानी हैं उनको एक बार जानना। ठीक है, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। पूर्वी सूडान जो कि पहले मिस्र का भाग था, पर नियंत्रण करने के लिए दोनों पक्ष उतावले हो उठे। अब ब्रिटेन यहाँ पे चाइना का रोल अपनाने लगा। जैसे कि चाइना भी क्या कहता है कि ये तवांग वाला हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश का है, ये चाइना का ही भाग है। ये बोलता है
तवांग को लेकर के आज भी विवाद बना हुआ है भारत और चाइना के मध्य। क्यों? क्योंकि पहले तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था ये, और तिब्बत आज मेरे कब्जे में, इसलिए तवांग भी उसी का है। ऐसा आज इसी तरीके से चूंकि मिस्र वाले क्षेत्र में ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था, और चूंकि मिस्र के कब्जे में सूडान हुआ करता था, पूर्वी सूडान, तो ब्रिटेन ये मानता था कि पूरा सूडान उसी का है, क्योंकि ये मिस्र के कब्जे में था और मिस्र आज उसके कब्जे में है। तो पूरे क्षेत्र को अपना समझता था, अपनी जागीर समझता था। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट है ना, वो भी वहाँ पे उपस्थित था, और वो ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी था पूरी तरीके से। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पराजित हो चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था का निर्माण किया, जिसके तहत ब्रिटेन की बाजार को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया, और उसी दौरान अफ्रीका का भी विभाजन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, ये वो समय अवधि है। नेक्स्ट आगे लिखिए यहाँ पे, क्योंकि हाँ कहाँ तक हुआ, हाँ उतावले हो गए। लिखिए, ब्रिटेन जो कि अब तक मिस्र को कब्जे में ले चुका था, ब्रिटेन जो कि मिस्र को अब तक कब्जे में ले चुका था, ब्रिटेन जो कि मिस्र को अब तक कब्जे में ले चुका था, सूडान को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था, सूडान को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था, सूडान को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता था, क्योंकि यह पहले मिस्र का भाग रह चुका था, क्योंकि यह पहले मिस्र का भाग रह चुका था। इसके विपरीत फ्रांस का मानना था, इसके विपरीत फ्रांस का मानना था कि जो देश सूडान पर कब्जा करेगा उसी का इस पर नियंत्रण रहेगा। इसके विपरीत फ्रांस का मानना था कि जो देश सूडान पर कब्जा करेगा उसी पर इसका नियंत्रण रहेगा। अतः दोनों देशों ने सूडान पर कब्जा करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। अतः दोनों देशों ने सूडान पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेज दी। परंतु ब्रिटिश दबाव ने अंततः फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः 1898 AD में उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस को अपना साम्राज्य कायम करने का सपना छोड़ देना पड़ा। अपना साम्राज्य कायम करने का सपना छोड़ देना पड़ा। अपना साम्राज्य कायम करने का सपना छोड़ देना पड़ना। तो इसके तो अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, है ना। तो अब इसने संधि कर ली कि अब मैं PCS दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट UPSC का गया। अपना साम्राज्य कायम करने का सपना छोड़ देना पड़ा। 1904 तक दोनों देशों ने अफ्रीका के मुद्दे पर संधि कर ली।
अफ्रीका के मुद्दों पर संधि कर ली। इस संधि के अनुसार यह हुआ कि इंग्लैंड तथा फ्रांस अफ्रीका में एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। इंग्लैंड तथा फ्रांस अफ्रीका में एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। विरोध नहीं करेंगे। इसके पश्चात फ्रांस ने मिस्र पर ब्रिटेन के आधिपत्य को मंजूरी दे दी तथा ब्रिटेन ने मोरक्को पर फ्रांसीसी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया तथा ब्रिटेन ने मोरक्को पर, ये सब देखना है मैप में जाके, मोरक्को कहाँ पे है, मिस्र कहाँ पे है, सूडान कहाँ पे है, सब मैप में जाके देखेंगे। मोरक्को पर फ्रांसीसी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। यूरोपीय साम्राज्यवाद की लहर, ये हो गया फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में। अब लास्ट में कंक्लूजन लिख लीजिए। यूरोपीय साम्राज्यवाद की लहर ने संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप का बंटवारा कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका में उपनिवेशवाद। तो आज जो है हाँ बिल्कुल, स्थानीय जनजातियाँ भी रहीं, कोई मतलब नहीं।